बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं उनके बारे में अब सूरत हाल सामने आ रही है। कुछ बड़े अफसोसनाक हक़ाइक़ सामने आए हैं। एक ख़ानदान जहाँ पे शादी थी, उस ख़ानदान में 20 से ज़ायद लोग जाँ बहक हो गए। और अभी भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने लेटेस्ट एक स्टेटमेंट दिया है कि वो तमाम लोगों का नुकसान पूरा करेंगे, चाहे वो लाइफ स्टॉक का नुकसान हुआ, चाहे जो जानी नुकसान तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन जो माली नुकसान है, जो ज़मीनों का नुकसान है, जो फसलों का नुकसान है और जो लोगों के घरों का नुकसान है, ये सारे नुकसान पूरे किए जाएंगे। और अब तक की इतला के मुताबिक जो जाँ बहक होने वाले अफराद हैं उनकी तादाद 400 के लगभग मुख्तलिफ अंदाज़ों और तखमीनों में बताई जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं 300 के करीब है, लेकिन डिफरेंट जगह से डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसकी तस्दीक हो जाएगी। एक और नाज़रीन इंतहाई अफसोसनाक जो मनाजिर हमने देखे वो ये देखा कि जब पहाड़ों के ऊपर ये क्लाउड ब्रस्ट हुआ, जब बहुत तेज़ी से फ्लड का पानी आया, तो साथ वो लकड़ी बह कर आई जो पहाड़ों पर छुपा कर रखी हुई थी टिम्बर माफिया ने। बहुत सारे इलाकों में टिम्बर माफिया अपना काम करता रहता है, जंगल में लकड़ी काटता रहता है और ये माफिया की तरह काम करते हैं, ये महकमों के साथ मिलकर काम करते हैं। और जिस तरह से वो लकड़ी आई है कट कर, यानी कट के रखी हुई थी, वो लकड़ी साथ बहकर आई पानी के, तो ऐसा लगता था पूरा का पूरा जंगल काट कर रखा हुआ था जो नीचे आ गया। कई जगह पे ऐसे मनाजिर देखे गए हैं। ये अफसोसनाक मनाजिर हैं। अगर आप में से किसी ने एक इंडियन फिल्म आई थी लेटेस्ट, थोड़ा सा पहले उसके मनाजिर देखे हों, तो वो डैम के अंदर बहुत सारी लकड़ी छोड़ देते हैं। तो इस तरह का मंजर भी हमने एक जगह पे वहाँ दरिया में देखा जहाँ पानी इकट्ठा था। और कई जगह पे लकड़ी बह कर आई है और बहुत बड़े पैमाने पर बह कर आई है। ये लकड़ी किसकी थी? यानी अगर दरख्त होना तो वो लकड़ी कट के नहीं होती। अगर दरख्त है तो पूरे के पूरे दरख्त आते हैं, उनके साथ पत्ते भी होते हैं, उनके साथ जो है शाखें भी होती हैं। लेकिन ये जो लकड़ी है ये ऐसे जैसे काट काट के रखी गई है, आरे के साथ काट के रखी गई है। तो वो सारी की सारी जो लकड़ी है वो बहकर आ गई और ये टिम्बर माफिया ने काटी हुई है। मैं सिर्फ पाकिस्तानियों को एक बात कहना चाहता हूँ कि टिम्बर माफिया जब आपके इलाके में जंगल काटता है ना, तो नॉर्मली आप लोग पता क्या करते हैं? मैंने कई इलाकों में जाकर लोगों को कहा कि भाई यहाँ लकड़ी कटती है, आप क्यों नहीं रोकते? तो आम शहरी पाकिस्तान के पता क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं ये गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं है। सरकारी जंगल काट रहे हैं, हमारा दरख्त थोड़ी काट रहे हैं। तो सरकारी जंगल काट रहे हैं तो सरकार जाने और टिम्बर माफिया जाने, हम क्यों किसी के साथ पंगा लें या हम क्यों किसी के साथ सर कपाएं? ये आम शहरी नॉर्मली ये कहते हैं। तो अब आप देखें उसका अंजाम। ये जंगल जो इन्होंने काटे हैं ये सरकारी नहीं है, आप मालिक हैं इसके। हर पाकिस्तानी मालिक है पाकिस्तान के जंगलों का। जितनी भी सरकार के पास ज़मीन है या जंगल है वो अवाम के हैं, अवाम उनकी मालिक है। वो आपका जंगल है जिसे टिम्बर माफिया काटता है और आप उस कटाई को रोकने के लिए सरकार को टैक्स देते हैं, जिसकी एवज वो आपको कुछ मुलाजिम देते हैं, सरकारी मुलाजिम, जिन्होंने उस कटाई को रोकना होता है। अगर वो अपना काम नहीं कर रहे तो क्या आप भी नहीं करेंगे? फर्ज करें आपने पैसा वैसा देकर अपने दरवाजे पे चौकीदार बैठा लिया और आपके घर के अंदर जो है वो चोर घुस आए हैं चौकीदार के साथ मिलकर, तो आप ये कहेंगे कि चौकीदार जाने और चोर जाने? या आप निकल कर, आपकी तादाद भी ज्यादा है, आपकी ताकत भी ज्यादा, आप चोर को रोकेंगे? आप जरूर रोकेंगे। यही आपके साथ हो रहा है कि जो सरकारी जंगल है उसकी कटाई जब होती है तो आप खामोश हो जाते हैं। इसको रोके, जबरदस्ती रोके, ताकत से रोके, इनको मना करें और इनको वहां से हटवें। ये जो टिम्बर माफिया है, देखिए जंगल आप लगा तो रहे नहीं, जो हैं वो आप कटवाते जा रहे हैं और टिम्बर माफिया पैसा कमा रहा है। हुकूमतों की इस तरफ तवज्जो नहीं है। इमरान खान वाहिद आदमी है जिसने इसके ऊपर तवज्जो दी थी, उसके बाद से आज तक किसी ने क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम ही नहीं किया। लिहाजा ये जो लकड़ी कट के आ रही है ये आपकी अपनी मलकियत है, आपकी अपनी ज़मीन के ऊपर लगी हुई है, ये सरकारी जंगल है, आप इसके मालिक हैं। तो टिम्बर माफिया को लकड़ियों की कटाई से रोकें, उन्हें मना करें। ये ऊपर लकड़ी जमा करते रहते हैं और उसके बाद मुख्तलिफ तरीक़ों से अंधेरे में, मुख्तलिफ दिनों के हिसाब से, मुख्तलिफ तरीक़ों से लकड़ी निकाल निकाल के मार्केट में पहुंचाते हैं। तो ये अफसोसनाक सिलसिला बंद होना चाहिए। नाज़रीन, सुहेल वड़ाइस साहब ने एक कॉलम भी लिख दिया और इमरान खान साहब से कहा जी आप माफ़ी मांग लें। जो उन्होंने कहा था ये देखें आप। यानी मुझे हैरत होती है कि ये जर्नलिस्ट हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं। यानी इमरान खान को कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांगें और आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको ये मशवरे भी दे रहे हैं कि कौम जो है ना वो एक और जुल्फ़िकार जी भुट्टो की मुतहम्मिल नहीं हो सकती।
सुहेल वड़ैच कहते हैं कि कैदी जी, जान है तो जहान है। पाकिस्तान भुट्टो जैसा सानिया दोबारा नहीं देखना चाहता। अब ये एक धमकी है, ये एक धमकी है जो आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद सुहेल वड़ैच के जरिए से लगाई गई है। इससे पहले भी कुछ टाउट्स इस्तेमाल किए जाते रहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, जो धमकियां लगाने का काम करते थे। अब उन्होंने एक बेहतर टाउट हायर किया है जिसके जरिए वो धमकी लगवा रहे हैं। इमरान खान खुद कह चुके हैं और बार बार कह चुके हैं वो जेल में मरने को तरजीह देंगे किसी भी डील पर। मैं आसिम मुनीर के सामने नहीं झुकूंगा, मैं इस शख्स के सामने सर नहीं झुकाऊंगा, ये इमरान खान साहब बार बार कह चुके हैं। अब सुहेल वड़ैच साहब उन्हें धमकी लगा रहे हैं कि भुट्टो वाला हाल कर देंगे, यानी आपको कत्ल कर देंगे। अगर आपने जान बचानी है तो जान है तो जहान है। और उन्होंने कहा कि हम सानिया दोबारा नहीं देखना चाहते, ना ही आपके करोड़ों हामियों को मायूसी बेबसी में धकेलना चाहते हैं। माफ़ी तलाफी से काम मुमकिन है तो ये फ़ौरन करके जेल से बाहर निकलना ही अमलियत पसंदी है। डियर कैदी जी, आप बार बार कहा करते थे यू टर्न अच्छे होते हैं, एक यू टर्न मुल्की इस्तेहकाम के लिए भी ले लें, अगले इलेक्शन तक चुप का रोज़ा रख लें। देखिए, इमरान खान ने यू टर्न लिया IMF के पास जाने के मामले में, एक दो और मामलात में भी लिए, लेकिन वो जो यू टर्न इमरान खान साहब ने लिए वो उन्होंने कौम के लिए लिए थे उस वक्त और अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे थे। लेकिन इमरान खान एक बात और भी कहता था जो सुहेल वड़ैच साहब भूल गए। इमरान खान ने कहा था कि मैं अपने मकसद तक पहुंचने के लिए यू टर्न ले सकता हूं, लेकिन अपने मकसद पर यू टर्न नहीं ले सकता। अब इमरान खान ये कहते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से जो हकीकी आज़ादी है वो पाकिस्तानी कौम को दिलवानी है, ये उनका मकसद है। इस तक पहुंचने के लिए तो वो यू टर्न ले सकते हैं, लेकिन इस मकसद से क्या वो यू टर्न ले सकते हैं? होगा क्या अगर इमरान खान साहब माफ़ी मांग लेते हैं? देखें, ये नवाज शरीफ की ख्वाहिश है। नवाज शरीफ को इस बात का पता है, उसकी बेटी को भी पता है कि अब वो इमरान खान जितने मकबूल कभी नहीं हो सकते, ना कभी माजी में रहे, ना आइंदा कभी हो सकते हैं। तो उन्हें एक बात का आइडिया है कि हम तो वहां नहीं पहुंच सकते, उसको नीचे खींचो। इमरान खान से कोई ना कोई माफ़ी मुफी मंगवाओ, कोई एक आधा कागज़ का टुकड़ा हमारे पास हो, इसको लेकर हम दुनिया को बताएं जनाब हम भी वैसे ही इतने बुरे हैं और इमरान खान भी वैसे ही है। अगर हम बुज़दिल हैं तो इमरान खान भी दिलेर नहीं है। अब ये वो सारी कहानियां आवाम को सुनाने के लिए, अपने आप को रेलिवेंट बनाने के लिए इमरान खान को नीचे खींचना चाहते हैं। खुद तो ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन उन्होंने हल यह निकाला कि इमरान खान को नीचे ले आए। अगर इमरान खान ने माफ़ी मांग ली तो ये सच्चे दिल से माफ़ी क्या होती है, यानी इसका पैमाना क्या है? आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कैसे पता चलेगा कि ये जो माफ़ी मांगी है ये सच्चे दिल से है या नहीं है? उसका क्राइटेरिया क्या होगा? क्या बावजूद होकर कोई ख़ास तरीक़ाकार करके, कोई सच्चे दिल से खुशू खुजू के साथ, वो कैसे पता चलेगा कि ये जो माफ़ी मांगी गई है ये सच्चे दिल से माफ़ी मांगी गई है या झूठे दिल से माफ़ी मांगी गई है? एक तो ये मुझे बहुत अजीब लगता है जो ये बात की जाती है। दूसरा, अगर इमरान खान साहब इस मामले में एस्टेब्लिशमेंट से हार जाते हैं, फ़र्ज़ करें, तो क्या होगा? होगा ये कि अगले कुछ अरसे तक के लिए, या हो सकता है एक लंबे अरसे तक के लिए, अवाम के अंदर से ये ख्वाहिश या उम्मीद दम तोड़ जाए कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी जा सकती है, या एस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाई जा सकती है, या एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म से बचा जा सकता है। हो सकता है लोगों में ये उम्मीद दम तोड़ जाए और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को यही चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम ये सोचना भी बंद कर दे कि किसी दिन वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अपने ताबे कर लेंगे। अब इसमें सुहेल वड़ैच साहब ने जो कॉलम लिखा वो तो आपके सामने, मैंने आपको बता दिया कि वो मशवरे दे रहे हैं, साथ धमकियां भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये सुहेल वड़ैच साहब का पुराना तरीक़ाकार है। ये एस्टेब्लिशमेंट के आज की दासी नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट की आज से गुलामी नहीं कर रहे। ये बहुत पुराने एस्टेब्लिशमेंट के मुती हैं, ये बहुत पुराने एस्टेब्लिशमेंट के चाहने वाले हैं। यानी हमें तो ये कहते हैं ना लोग कि जनरल बाजवा से या फैज़ से हमारे अच्छे ताल्लुकात थे। मैं लानत भेजता हूँ, मैं सारी ज़िंदगी कभी फैज़ हमीद को मिला भी नहीं, और जनरल बाजवा से जो मुलाकात हुई उसके अंदर भी इख्तलाफ हो गया। यानी मैंने जनरल बाजवा को उसके मुंह पर कहा था कि जनरल साहब 70 साल आपने चूरन बेचा कौम को कि कश्मीर को आज़ाद करवा लेंगे। अब आप हमें कह रहे हैं कि जाकर हम कौम को ये बताएं कि जनाब भूल जाएं कश्मीर को और इंडिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करें। ये नहीं होना। फिर मैंने उन्हें कहा, ये जो आपने बनाई तरीके लबैक के बारे में मैंने कहा ये लाहौर से लेके पिंडी तक ये जो आपने खेल खेल दिया है ना, ये आपको किसी दिन पता चल जाएगा जो ये आपके साथ करेंगे। और आप हमें चाहते हैं कि हम जाके इनसे लड़ें, तो आप क्या करेंगे? आपको ये फैसला खुद करना पड़ेगा कि आपने कौम के साथ ये क्या किया। ये चीज़ें मैंने उनके सामने रखी थी। तो मेरी तो जनरल बाजवा से जो मुलाकात हुई, एक दो मुलाकातें, वो भी इसी तरह की थी, कोई अच्छी मुलाकातें नहीं थी, बदमज़ा वाली थी। जनरल फैज़ से मैं सारी ज़िंदगी मिला ही नहीं। अब आप अंदाज़ा करें कि सुहेल वड़ैच साहब
जो खुद को एक न्यूट्रल सहाफी कहते हैं, ये जरा जनरल बाजवा और जनरल फैज के बारे में क्या कहते थे, जरा ये भी आप सुन लें। जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई तो सुहेल वड़ाई साहब ने लिखा कि बिलाखिर पाकिस्तान की पायदार तरक्की का रास्ता हमवार हो चुका है, क्योंकि तारीख के तालिबे इल्म और तरक्की के ख्वाहां जनरल कमर जावेद बाजवा को मजीद 3 साल के लिए आर्मी चीफ बना दिया गया है। इस फैसले पर वजीर आजम इमरान खान अमरीका, यूरोप और दुनिया भर के ममालिक से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान अमन और तरक्की की राह पर ही चलेगा। अंदाजा करें, यही सुहेल वड़ाइच हैं जो जनरल बाजवा की शान में भी कसीदे पढ़ा करते थे और उनके बारे में और क्या कुछ कहा करते थे। यानी इन्होंने, जरा ये जुमले आप सुने, आपकी जो है ना, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तारीख का शऊर रखने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा ना अफगानिस्तान में खाना जंगी चाहते हैं और ना ही भारत के साथ जंग। सो दुनिया भर के अमन पसंदों के लिए जनरल बाजवा की तकर्री एक खुशखबरी है। जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की अफवाहें गर्म थी तब ISI के सरबराह जनरल फैज हमीद ने ओहदा नहीं संभाला था, मगर जहां 4 सीनियर तरीन जर्नलों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा है, वहीं जनरल फैज हमीद जैसा आयरन मैन जनरल बाजवा की मावनत जारी रखेगा और जनरल कमर जावेद बाजवा की 3 साला मुद्दत मुलाजमत में तौसी के बाद अगर वो अगले आर्मी चीफ के लिए सबसे ताकतवर उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल हो चुके हैं, यानी वो ये कह रहे हैं कि अब फैज हमीद जो है वो अगले आर्मी चीफ आ रहे हैं। उसके अलावा और भी तारीफें की तरह ये भी सुने आप। आगे वो कहते हैं कि जनरल फैज हमीद 4 सीनियर तरीन जर्नलों में शामिल होंगे और अगर उन्हें भी इसी तरह 6 साल यानी 2028 तक बतौर अगले आर्मी चीफ ऑफ द स्टाफ अपनी पॉलिसी तसलसल से जारी रखने का मौका मिलता है तो पाकिस्तान भी मलेशिया, हांगकांग और चीन के मॉडल की तरह फायदा उठाकर और तरक्की करके 12 साल गुजारकर नई मंजिलों की तरफ गामजन हो चुका होगा। यानी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान चाइना बन जाएगा, मलेशिया बन जाएगा, हांगकांग बन जाएगा। अगर जनरल बाजवा ने ये 3 साल निकाल दिए, उसके बाद जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाया गया और उसने भी 6 साल निकाल दिए, तो पाकिस्तान हांगकांग बन जाएगा। कमाल कर देगा पाकिस्तान तरक्की का। पाकिस्तान जो है वो बेहतरीन मॉडल पाकिस्तान तरक्की का अपना लेगा। ये जो कल कहानी सुना रहे थे जनरल आसिम मुनीर साहब की कि इनके पास 10 साला मनसूबा है, 5 साला मनसूबा है। अब ये कह रहे थे कि जनरल अयूब ने पायदार तरक्की, मुआशी तसलसल और सियासी इस्तेहकाम का 10 साला मॉडल बनाया और फिर इसे चलाया, डैम बनाए और पाकिस्तान को मलेशिया और जनूबी कोरिया की सतह पर ले जाने ही वाले थे कि अदम इस्तेहकाम हो गया, सियासी अदम इस्तेहकाम हो गया। ये शख्स बहुत पुराना जर्नैलों का मोती है, बहुत पुराना जर्नैलों के साथ खुशामद करने वाला है। मैं सुहेल वड़ाइच साहब के बारे में ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन जो भी डिक्टेटर आता है परवेज मुशर्रफ से लेकर अब तक, सुहेल वड़ाइच साहब ने दबा के इनकी तारीफें की और इनकी गेम उठाई और इनके कसीदे पढ़े और फिर वक्त आने पे ये इनकलाबी भी बन जाते हैं। कॉलम में 2 लाइनें शामिल करके ये इनकलाब के अंदर अपना नाम भी लिखवा लेते हैं। इस आदमी ने सबसे ज्यादा पूरी दुनिया का ट्रेवल किया है अपने सहाफी होने का फायदा उठाकर। बहुत ट्रेवल किया है दुनिया का, मौजा ही मौजा। कभी एक छोटी सी कुर्बानी भी इन्होंने नहीं दी, कभी भी। जमहूरियत की खातिर हो जाए, सहाफत की खातिर हो जाए, इंसानियत की खातिर हो जाए, तो इन्होंने अपनी मौज मस्ती में जिंदगी गुजारी है और इन्हें यह लगता है कि मौज मस्ती ही जिंदगी है। यानी इमरान खान जो कुर्बानी दे रहा है उन्हें लगता है कि तो बेवकूफ़ी है। हर वो आदमी जो सुहेल वड़ाइच जैसी जिंदगी गुजारेगा, हर उस आदमी को इमरान खान जैसी जिंदगी गुजारने वाला आदमी बेवकूफ़ और पागल ही लगेगा। वो ये कहेगा कि यार कुर्बानी देने की क्या जरूरत है, लाइफ एंजॉय करो, जाओ वर्ल्ड टूर करो, फलां जगह पे जाओ, लोग टिकट देंगे, आप यहां जाओ, आप वहां जाओ, आप ये एंजॉय करो, तो मजे करो आप दुनिया भर की। और क्या जरूरत है कुर्बानी देने की, क्या जरूरत है मार खाने की, क्या जरूरत है टक्कर लेने की। लेकिन ये लोग तारीख में अपना नाम नहीं लिख पाते। आज सुहेल वड़ाइच साहब को लोग इसलिए जानते हैं कि वो इमरान खान का तस्करा कर रहे हैं। सुहेल वड़ाइच लिख दे कुछ और कॉलम, कोई पूछेगा भी नहीं, कोई बात भी नहीं करेगा। तो इनको अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए भी उन्हीं लोगों का नाम इस्तेमाल करना पड़ता है जिन लोगों को ये अपने से बेवकूफ समझते हैं। इमरान खान तारीख लिख रहा है और सुहेल वड़ाइच साहब सिर्फ इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके कॉलम लिख रहे हैं। जो सवालात आर्मी चीफ से पूछने चाहिए थे वो तो पूछे नहीं। पूछना चाहिए था कि आपने 2024 के इंतखाबात में धांधली क्यों करवाई,
पूछना चाहिए था कि आपने जाली फॉर्म 47 जारी क्यों करवाए। पूछना चाहिए था कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान क्यों छीना। पूछना चाहिए था कि तहरीक इंसाफ के लोगों को, शायरों को, सहाफ़ियों को, बाकी लोगों को जबरी तौर पे लापता क्यों किया। पूछना चाहिए था कि MNAs को अगवा क्यों किया गया। पूछना चाहिए था कि पार्लियामेंट के ऊपर अटैक क्यों किया गया। यानी वो जो सारी चीज़ें पूछी जानी चाहिए थी आर्मी चीफ से कि जनाब इनका जवाब दें जो आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं, बजाय वो पूछने के उनके बिहाफ पे आकर धमकियां लगा रहे हैं और बता रहे हैं। अब उल्टा काम हो गया। हुआ ये है कि सुहेल बड़ाई से जो कॉलम लिखवाया गया उसने इमरान खान साहब को एक क्लीन चिट दी है। यानी वो कॉलम ये बता रहा है कि इमरान खान ने कोई जुर्म नहीं किया। वो कॉलम ये बता रहा है कि इमरान खान के ऊपर कोई केस सही नहीं है, सारे केसेस इमरान खान के ऊपर जाली है, 2 नंबर केसेस बने हुए हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश को पूरा करते हुए या उनके गुस्से को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान साहब को जबरदस्ती जेल में रखा गया है। और सिर्फ एक माफी या एक सरेंडर इमरान खान साहब को इन सारी तकालीफ से बाहर निकाल सकता है। तो सुहेल बड़ाई साहब का शुक्रिया कि नादानी में उन्होंने कुछ भी किया, कम से कम वो ये गवाही तो लेकर आए आर्मी चीफ से कि इमरान खान किसी कानून की वजह से जेल में नहीं है, इमरान खान किसी इंसाफ की वजह से जेल में नहीं है, इमरान खान सिर्फ और सिर्फ अपने मौक़िफ़ पर डट जाने की वजह से जेल में है। नाज़रीन, असद उमर साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है। इस मौके पर वो स्टेटमेंट सुनाना बड़ा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि आज के दिन 37 साल पहले जनरल ज़ियाउल हक वफात हुए। इनसे 2.5 महीने पहले उन्होंने, यानी उनकी फौत होने से, जनरल ज़ियाउल हक आपको पता है कि आम की पेटियों में बम और फिर जनरल साहब का तैयारा तबाह हो गया, जनरल साहब शहीद हो गए। अब जनरल ज़ियाउल हक के बारे में वो कहते हैं जी आज के दिन उनकी वफात हुई थी, लेकिन इस दिन से 2.5 महीने पहले उन्होंने पार्लियामेंट तहलील की, जुनेजो को बरतरफ किया। तज्जिया निगारों का कहना था कि जनरल साहब मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं और सालों निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था और होता वही है जो अल्लाह चाहता है। ये असद उमर साहब ने कहा। तो वो कहते ना, साबान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। तो प्लान तो बड़े लंबे जनरल ज़ियाउल हक के पास भी थे, जनरल मुशर्रफ के पास भी थे, जनरल याया के पास भी थे, लेकिन उनके प्लान कहाँ पे गए, उनके मंसूबे किधर गए, धड़े के धड़े रह गए। जब वक्त आता है ना, जब अल्लाह ताला की लाठी है वो बड़ी बेआवाज़ है, तो फिर आदमी कुछ भी सोचता रहे, होता वही है जो मेरा रब चाहता है। नाज़रीन, ज़रा ये एक और स्कैंडल देखें कि पाकिस्तान ने जो चीनी बाहर से इंपोर्ट करने का फैसला किया है, ये 2 लाख मैट्रिक टन शुगर है, इसको इंपोर्ट करने के लिए जिन कंपनियों ने सबसे कम कीमत ऑफर की थी उन्हें ये टेंडर नहीं दिया गया हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, बल्कि टेंडर उन्हें दिया गया जिन्होंने महंगी चीनी मंगाने के लिए कहा था। और बहाना क्या बनाया गया, मिसाल के तौर पे एक कंपनी है जो लंदन की है, उसने $539 फी मैट्रिक टन का ऑफर दिया था कि हम इस तरह आपको चीनी मंगवा कर दे देते हैं, लेकिन इनकी जो है ना टेक्निकल वजह बना के इनको डॉक्यूमेंटेशन की बुनियाद पे फारिग कर दिया गया। फिर एक जर्मनी की कंपनी थी जिसने $555 फी मैट्रिक टन कहा था, उसको भी जनाब फारिग कर दिया गया। और फिर जो बिड मंजूर की गई उन कंपनियों को यह ठेका दिया गया जिन्होंने $580.75 फी मैट्रिक टन और दूसरी ने $586 फी मैट्रिक टन के हिसाब से, यानी एक स्विस कंपनी है और एक दुबई की कंपनी है, इनको ठेका दे दिया गया। यानी जो पाकिस्तान को सस्ती चीनी मंगा कर दे रहा है उसको ठेका नहीं दिया जा रहा, उसको रद्द किया जा रहा है, और जो पाकिस्तान को महंगी चीनी मंगा कर दे रहा है उसको ठेका दिया जा रहा है, उसको रद्द नहीं किया जा रहा। हर चीज में ये कौम को चूना लगाते हैं, हर चीज में ये कौम को बेवकूफ बनाते हैं, हर चीज में ये कौम को लूटते हैं, कौम का खून निचोड़ते हैं, और यहां पे भी वो यही कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या, चीनी मजीद महंगी होगी और आप बैठकर तमाशा देखेंगे। नाज़रीन, जाते जाते एक खबर मैं आपको बताता हूं, बल्कि 2 खबरें हैं। एक ये है कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक है, उन्होंने पाकिस्तान के टॉप 40 जो टॉप 40 बिजनेस ग्रुप हैं उनकी तफसीलात जारी की हैं। उनमें पाकिस्तान को नंबर 1 बिजनेस ग्रुप है, सिर्फ मैं आपको उतना बताना चाहूंगा, वो है फौजी फाउंडेशन। कोई मुकाबला नहीं दूर दूर तक। फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान का नंबर 1 सबसे अमीर बिजनेस ग्रुप है, लगभग $6 अरब की वर्थ के साथ। अंदाजा करें आप, पाकिस्तान $1 अरब के लिए तरस रहा है, लेकिन फौजी फाउंडेशन सबसे अमीर, सबसे तगड़ा, कोई मुकाबला नहीं दूर दूर तक, और उसकी वजह आप अच्छी तरह जानते हैं। दूसरी खबर यह बताता हूं कि पंजाब में नाज़रीन 21,000 स्कूल, ये वो स्कूल हैं जो सरकारी स्कूल थे, इन्हें आउटसोर्स कर दिया गया है, यानी अब ये सरकार की तहवील में नहीं रहेंगे। 21,000 स्कूल पंजाब में फारिग कर दिए गए।
21,000, ये छोटा फिगर नहीं है। और इसमें 43,624 उस्तादा की असामियां खत्म कर दी गई, यानी लगभग 45,000 जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो भी फारिग कर दिए इन्होंने। ये पंजाब के अंदर तरक्की हो रही है और पंजाब की वज़ीर आला जापान के अंदर चुपती फिर रही हैं कि किसी तरह किसी को पता ना चले कि मैंने किस हॉल के अंदर जाकर तकरीर करनी है, ताकि वहां पे अवाम ना पहुंच जाए या ओवरसीज पाकिस्तानी ना पहुंच जाए। अगले वीडियो में तफसीलात बताता हूं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।